नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्व पाषाण काल के बारे में यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में यानी कि पूर्व पाषाण काल में जो है काल के बारे में बात की। आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में परिचर्चा करेंगे और साथ ही साथ नव पाषाण काल के बारे में भी बात करेंगे। पिछली क्लास में आपने इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझा था और हमने एक कहानी के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे मानव जीवन धीरे धीरे सभ्यता कि विकास के क्रम में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। पूरा पाषाण काल में आपने देखा था कि मानव का जीवन जंगली था, आदिम था, पहाड़ी गुफाओं में रहता था, शिकार करता था और जीवन उसका चल रहा था। लेकिन एक समय के बाद मानव जिन पशुओं का शिकार करता है, जब उन पशुओं को पालतू बनाने का कार्य करता है, तब उसके जीवन में बदलाव आता है। और आपने देखा कि जब मानव पशुओं को पालतू बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस बात को आप गौर करिएगा कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था मानव द्वारा ही की जाएगी। अब जीवन एक एक कदम आगे बढ़ा। जिन पशुओं को मानव ने पालतू बनाया, उन पशुओं के चारे की व्यवस्था मानव को करनी थी। और आपको पता है कि अच्छे किस्म के चारे पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे, वो भी नदी के किनारे। तो इस तरह से मानव अपने जीवन के विस्तार के क्रम में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ते हुए मैदानी क्षेत्रों में आता है और नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्रों में अपना जीवन प्रारंभ करता है, जहां पर हरे हरे घास चारे उनके पशुओं को मिलते थे। अब मानव धीरे धीरे पशुपालन युग में प्रवेश करता है और जब मानव पशुपालन युग में प्रवेश करता है तो इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि मध्य पाषाण काल आ गया। तो इस तरह से मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अब इसका मतलब नहीं कि बेटा पूर्व पाषाण काल में जो मानव शिकार करता था उस शिकार को भूल गया, नहीं, शिकार भी कर रहा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उसका डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन है। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग मध्य पाषाण लिखे हुए हैं, पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि यहां पर जो उपकरण हैं वो भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो पाषाण काल में उपकरण भी बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए गए पाषाण खंडों का, और जीवन भी आप देख रहे हैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इस क्लास में मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम पशुपालन के जो साक्ष्य हैं उस पर बात करेंगे और किस प्रकार के पाषाण उपकरण का मानव के द्वारा प्रयोग किया गया उस पर बात करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बेटा परिचर्चा करेंगे। तो आइए हम यहां पर आपको बात करते हैं। यहां पर देखिए, मध्य पाषाण काल को हम लोग पशुपालक युग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे पशुपालक युग, ठीक है, पशुपालक युग। अच्छा, उससे पहले बेटा इसका टाइम पीरियड अगर हम बात कर ले तो हालांकि इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, फिर भी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन 4,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है बेटा, आप देखेंगे वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये समय आपको बस दिमाग में बनाए रखना है, इससे कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनता है कि मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, फिर भी अप्रोक्सीमेट ये डेट आपको दिमाग में बना करके चलना होता है, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे, अभी हमने बात की कि पशुपालक युग। अब जब हम लोग पशुपालक युग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात पर भी जानकारी जो है प्राप्त करनी होती है कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो बेटा यहां पर आइए हम लोग बात करते हैं पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य की हम बात करें तो दो प्लेस महत्वपूर्ण है। एक तो बेटा आदमगढ़, ठीक है, और दूसरा है बागोर। बागोर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सुन रखे होंगे। आदमगढ़ बेटा ये होशंगाबाद या होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर बेटा आप देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो आप यहां पर देखेंगे ये दो प्लेस ऐसे हैं जहां से आप देखेंगे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न ये है, ठीक है, कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम चूंकि पशुपालन ही मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, तो यहां पर अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़, होशंगाबाद और बागोर राजस्थान। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि किस प्रकार के पशुओं को मानव ने पालतू बनाया। तो यहां पर पालतू पशु की अगर हम बात करें बेटा,
कि किस प्रकार के पशुओं को इन्होंने पालतू बनाया। तो पालतू पशु की बात करें तो वैसे तो कई सारे नाम आते हैं, लेकिन विशेष करके कुत्ता, बकरी, भेड़, इस प्रकार के पशुओं को इन्होंने पालतू बनाया। तो एक फैक्ट ये आपको यहां से देखने को मिला। दूसरा, मध्य पाषाण काल की एक विशेषता मैं और आपको बता दूं, आपने पूर्व पाषाण काल में देखा होगा कि मानव के द्वारा जैसे कुछ प्लेस ऐसे हैं जैसे भीमबेटका वगैरह है, जिस पर हम लोग बात करते हैं और करेंगे, जहां से पूर्व पाषाण काल में चित्रकारी के हल्के हल्के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल में चित्रकारी के बेहतरीन और एकदम स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक है, इसको रॉक पेंटिंग कहते हैं, शिला पर चित्रकारी। और मध्य पाषाण काल में जो शिला पर चित्रकारी प्राप्त हुई है वह मध्य प्रदेश में एक प्लेस है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका आप देखेंगे कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट अब्दुल्लागंज के समीप एक प्लेस है भीमबेटका, जहां से रॉक पेंटिंग शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और किस प्रकार के चित्रकारी हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि यौन संबंध जैसे चित्रों को वहां पर उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही साथ बच्चे के जन्म के चित्र को भी दिखाया गया है, और इसके साथ ही साथ पशु पक्षियों के चित्र का भी अंकन है। ठीक है, और वहां पर बेटा की जो चित्रकारी की गई है पत्थरों के ऊपर जो उत्कीर्ण करके उकेर करके उसको, ठीक है, खुरदुरा बना करके जो चित्रकारी किया गया है उसमें कलर भी डाला गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि मध्य पाषाण काल में एक प्लेस है भीमबेटका जहां से जो है रॉक पेंटिंग के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए हम लोग रॉक पेंटिंग की बात करते हैं, शिला पर चित्रकारी की बात करते हैं। ये भी आप यहां पर देख लें। रॉक पेंटिंग, शिला पर चित्रकारी, शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य। और शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो आप देखेंगे एक प्लेस है बेटा भीमबेटका, मध्य प्रदेश। और यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो पहला पॉइंट यौन संबंध, सेकेंड पॉइंट बच्चे के जन्म का चित्र, थर्ड पॉइंट पशु पंक्षी के चित्र को आपको यहां पर देखने को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको यहां पर कर लें, इसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण काल के बेटा उपकरण की अगर हम बात करें, उपकरण की बात करें, तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होते थे ना वो छोटे छोटे होते थे, पूर्व पाषाण काल की भांति बड़े आकार के नहीं होते थे, छोटे होते थे, लघु होते थे। तो बेटा उपकरण को बोला जाता है लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। इन्हें माइक्रोलिथिक भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक। और ये जो लघु पाषाण उपकरण है किस प्रकार के पत्थर के बने होते थे, तो आप यहां पर देखेंगे जैस्पर और कॉर्नेलियन। ठीक है, तो जैस्पर और कॉर्नेलियन जैसे पत्थरों के उपकरण बेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और नाम आप ले लीजिए, जैस्पर के साथ साथ स्फटिक भी नाम ले लीजिएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिला। इसके बाद आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर और भी हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको फिर बता दें यहां पर कि जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला अब्दुल्लागंज। ठीक है, अब्दुल्लागंज। तो ये 3 से 4 फैक्ट हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार और हम लोग जो है इस पर बात कर लेते हैं। जैसे पशुपालक युग इसको बोलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आदमगढ़ होशंगाबाद और बागोर राजस्थान। ठीक है, इसके बाद शिला पर चित्रकारी की बात करें तो भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल्लागंज जगह है, वहां के समीप भीमबेटका है। ठीक है, यहां से यौन संबंध, बच्चे के जन्म, पशु पंछी। ठीक है, आप देखेंगे कि इन सब के चित्रों का अंकन है। ठीक है, उपकरण की बात करें तो लघु पाषाण उपकरण,
ठीक है, इसे हम लोग माइक्रोलिथिक कहते हैं, जिसमें स्फटिक और कॉर्नेलियन जैस्पर जैसे पत्थरों का उपयोग किया गया। टाइम पीरियड आपने यहां पर देखा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसी के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बेटा, जिस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में एक एक करके आप लोग पॉइंट आउट करिए। सबसे पहले लिखिए, उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहां से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट, सराय नहर राय से ही हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। सराय नहर राय से ही, सराय नहर राय से ही हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। यहां से प्राप्त कंकाल के सिर से पत्थर घुसा हुआ मिला है। यहां से प्राप्त कंकाल के सिर से पत्थर घुसा हुआ मिला है। उसी के आधार पे बेटा ये माना जाता है हत्या। ठीक है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, ये सब मध्य पाषाण काल के हैं, इसको आपको पॉइंट आउट करना है। तीसरा बेटा लिखिए, मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी, ठीक है, बनाने का कार्य भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद के चोपनी मांडो से मिट्टी के बर्तन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी इसी काल में प्रारंभ हुआ, या इसी काल से प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद के चोपनी मांडो से, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोला जा रहा है, प्रयागराज, तो इलाहाबाद के चोपनी मांडो से मिट्टी के बर्तन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे की पॉइंट में आप पॉइंट आउट करें बेटा। चौथा पॉइंट, इस काल में उत्तर प्रदेश के महदहा से सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस काल में उत्तर प्रदेश के महदहा से सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चोपनी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। चोपनी मांडो से मधुमक्खी के, चोपनी मांडो से मधुमक्खी के आकार में झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इस काल में जहां शराय नहर राय से समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं इस काल में जहां शराय नहर राय से, इस काल में जहां शराय नहर राय से समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, वहीं महदहा से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। वहीं महदहा से स्त्री और पुरुष के एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये तो कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बेटा जिस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल की बात की जाए तो पूर्व पाषाण काल के जो पुरा स्थल हैं सेम वही मध्य पाषाण काल के बेटा पुरा स्थल होंगे। तो जो पूर्व पाषाण काल के प्लेस हैं जहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वे सारे प्लेस मध्य पाषाण काल से भी रिलेटेड हैं, तो उसको आप जो है पूर्व पाषाण काल के पॉइंट से पॉइंट आउट कर लेंगे। हालांकि वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, बट यह है कि आप देख रहे हैं महदहा देख लिया आप लोगों ने, सराय नहर राय देख लिया, ठीक है, बागोर देख लिया, ठीक है, इसके बाद आदमगढ़ देख लिया आपने, भीमबेटका देख लिया। तो ये सब प्रमुख पुरा स्थल हैं मध्य पाषाण काल के। तो एक और पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट आउट कर लें, मैं यहां पर लिख देता हूं मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण पुरा स्थल। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण पुरा स्थल, तो यहां पर आप देखेंगे तो बागोर, आदमगढ़, सराय नहर राय, महदहा, भीमबेटका, ठीक है, ये बेटा सब महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जिसको आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक, तो यहां पर आप इस बात को देख पा रहे हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में एक बात और आप देख लीजिए, मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सीएल कार्लाइल द्वारा 1857 में दिया गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सीएल कार्लाइल द्वारा 1857 में दिया गया। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको आपको जरूर याद करना चाहिए। और एक और पॉइंट्स हैं, मध्य पाषाण काल में कृष्ण लोहित मृदभांड यानी कि काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल में कृष्ण लोहित मृदभांड, बेटा मृदभांड पर यानी कि मिट्टी के बने बर्तन पर हमने एक अलग से क्लास बनाया है, अपनी एक अलग से क्लास है, वहां पर आपको डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, कृष्ण लोहित मृदभांड यानी कि काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 15 से 20 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। वैसे आपको विशेष रूप से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहां पर आपको ध्यान देना होगा बेटा कि पशुपालक युग के रूप में ये पॉइंट आपको समझना है, और पशु पालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एविडेंस है, वो आपको ध्यान देना है, और भीमबेटका ऐसे पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ जो उपकरण बने हुए हैं उसे आपको देखना है। तो ये 4 से 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको सदैव याद होना चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट होते हैं आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, यहां थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। बेटा नवपाषाण काल का समय अगर देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और कहानी थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है। आपको पता है कि मध्य पाषाण काल का जो टाइम है उसमें मानव पशुपालन का कार्य कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय आगे निकलता गया। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आप देखेंगे कि जब मानव पशुपालन का कार्य करता है तो पशुओं को तो उत्तम कोटि के चारे की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन मानव का जीवन बंजारों जैसा बना रहता है। वह अपने पशु के साथ नदी के किनारे के मैदानी क्षेत्रों में जाता है, और आप वहां पर देखेंगे कि उसके पशुओं को उत्तम कोटि के चारे मिलते हैं, और वह वहां पर अपना आवास बनाना प्रारंभ कर देता है रहने के लिए। क्योंकि भाई ऋतु है, मौसम है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, बरसात का मौसम है, तो इससे तो रहने के लिए वतन तो बनाएगा ही। लेकिन समस्या ये है कि जब वो अपना घर बना करके तैयार करता था घास फूस से बनाकर, तो पता चलता था कि जो चारे है वो समाप्त हो गए, तो फिर वह अपने पशु के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ऐसे उसका अपना कोई स्थायी निवास नहीं हो पाता था। और अंततः आप देखेंगे कि जब पशुपालन की प्रक्रिया में मानव जीवन स्थायी नहीं हो पा रहा है, तब मानव के द्वारा धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास के क्रम में एग्रीकल्चर का कार्य प्रारंभ किया गया। और जैसे ही कृषि का कार्य प्रारंभ किया गया, वैसे ही इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि नवपाषाण काल आ गया, नियोलिथिक एज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल का मानव शिकारी युग में था, मध्य पाषाण काल का मानव पशुपालन युग में आ गया, और नवपाषाण काल का मानव एग्रीकल्चर यानी कि कृषि युग में आ गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नवपाषाण काल का मानव पशुपालन नहीं करता है या शिकार नहीं करता है, करता है, लेकिन बेटा प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जैसे मध्य पाषाण काल के मानव की प्रायोरिटी चेंज हो गई, और उसने क्या किया, शिकार की जगह पर पशुपालन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और उसके बाद शिकार को दिया। वैसे नवपाषाण काल का जो मानव है वो फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता एग्रीकल्चर को देगा, कृषि को देगा, सेकंड प्रायोरिटी पशुपालन को देगा, और थर्ड प्रायोरिटी बेटा शिकार को देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस युग को जो है एग्रीकल्चर के रूप में, कृषि युग के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए हम यहां पर इसको लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एज। यानी कि कृषि युग। अब बेटा जब कृषि युग की बात हम लोग कर लिए तो इसके साक्ष्य की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर आइए, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को बेटा बड़े अच्छे से बहुत सावधानी से आपको देखना है। कृषि की जो साक्ष्य हैं हम 3 पॉइंट यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक प्लेस है बेटा मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये आपका पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और बेटा यहां से जो है आप देखेंगे गेहूं प्लस जौ के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तकरीबन 7500 ईसा पूर्व। दूसरा एक प्लेस है बेटा
कोल्डिहवा, कोल्डिहवा ये पड़ता है बेटा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यहां से बेटा चावल की भूसी की साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तकरीबन 6500 ईसा पूर्व। और एक प्लेस है बेटा लहुरा देवा, ये पड़ता है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। और यहां से बेटा चावल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, चावल के साक्ष्य तकरीबन 8500 ईसा पूर्व के आसपास। अब यहां पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर प्रश्न ये आता है कि गेहूं या जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो आपका सही आंसर है मेहरगढ़। अगर प्रश्न ये आता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, तो बेटा सही आंसर है लहुरा देवा। चावल की भूसी की अगर बात की जा रही है तो कोल्डिहवा, अदरवाइज कोल्डिहवा से प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि चावल को लेकर के जहां पर चावल प्राप्त होगा वहां से चावल की भूसी तो प्राप्त होगी। लेकिन एक बात समझिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां से एक प्रश्न अगर यह बनता है कि एग्रीकल्चर, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको वहां पर आंसर दिया जाता है मेहरगढ़, एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है या हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी जो लहुरा देवा है, क्योंकि आप इस अगर डेट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पुराना लहुरा देवा होगा। ये लहुरा देवा का रिसर्च अभी हाल फिलहाल का है, तो इधर की जो एग्जाम हुए हैं उन परीक्षाओं में जो पूछा गया उसमें सही आंसर लहुरा देवा है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बात की जाए तो आप देखेंगे सही आंसर आपका क्या होगा, लहुरा देवा। लेकिन पहले की जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें आप देखेंगे तो मेहरगढ़ दिया हुआ है, उसमें लहुरा देवा का ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटा अगर लहुरा देवा ऑप्शन में दिया हुआ तो सही आंसर आपका लहुरा देवा होगा, क्योंकि चावल भी तो कृषि है। और अगर लहुरा देवा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर लहुरा देवा नहीं है तो मेहरगढ़। और अगर लहुरा देवा दिया हुआ बेटा तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो आपका बेटा सही आंसर हो जाएगा जो लहुरा देवा, संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश। हां, अगर ये पूछ लिया गया कि गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो फिर आपका आंसर फिर मेहरगढ़ होगा। अब एक बात बेटा यहां पर और क्लियर कर लेना है, अगर यह प्रश्न आता है कि मानव जीवन की स्थायी बस्ती, सबसे पहले मानव जीवन की स्थायी बस्ती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि जहां पर एग्रीकल्चर होगा, जहां पर कृषि कार्य मानव करेगा, तो आप वहां पर देखेंगे कि जीवन स्थायी होगा। क्योंकि इस बात को समझिएगा, कृषि कार्य करने से जीवन इस तरह से स्थायी होता है कि आप ऐसे समझिए कि जब आप एग्रीकल्चर करेंगे तो आप अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था करेंगे, अपने पशु के लिए भी भोजन की व्यवस्था करेंगे, और जब दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी तो जीवन स्थायित्व होगा। जीवन स्थायित्व होगा तो घर मकान भी आप बनाने शुरू कर देंगे, और जब घर मकान बनाने शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी, गांव बसने शुरू हो जाएंगे। तो जहां पर एग्रीकल्चर सबसे पहले होगा, जीवन वहीं पर स्थायित्व होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका सही आंसर जाएगा लहुरा देवा। लेकिन अभी जो है उत्खनन कार्य जारी है, अभी कोई भी स्थायी बस्ती के साक्ष्य लहुरा देवा से नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए अगर मानव जीवन के स्थायी बस्ती के साक्ष्य की बात की जाए तो सही आंसर बेटा आपका मेहरगढ़ होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि स्थायी बस्ती के साक्ष्य, स्थायी बस्ती या स्थायी आवास के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो बेटा ये पॉइंट तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इस बात को आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना है। अब इसके बाद यहां पर आएंगे, अगली बात करेंगे। अब यहां पर धीरे धीरे और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। प्रश्न बनता है कि नवपाषाण काल की जो जीवन शैली है उसका जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है, तो एक प्रश्न ये भी आइए देखते हैं। नवपाषाण काल का भौगोलिक विस्तार, नवपाषाण काल का
भौगोलिक विस्तार। तो यहां पर बेटा हम लोग ऐसे एक करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया वेस्ट, और ये आपका हो गया ईस्ट। ईस्ट में बेटा आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ठीक है, असम, मेघालय। दक्षिण में बेटा आंध्र प्रदेश, प्लस कर्नाटक। वेस्ट में बेटा राणा घुंडेई प्लस मेहरगढ़। नॉर्थ में बेटा बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। अब एक बात बेटा, बिहार में एक प्लेस है चिरांद, यहां से हड्डी के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं, हड्डी के साक्ष्य, और विशेष करके ये हिरण के सींग हैं। बेटा आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में जगह है संगनकल्लू और पीकलीहल। संगनकल्लू प्लस पीकलीहल, यहां से बेटा राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राख के टीले। अब कहोगे आप कि सर राख का टीला कैसे बना? दरअसल ऐसा माना जाता है कि वहां के जो बस्ती के जो लोग थे, वे लोग अपने पशुओं को एक जगह पर बांधते थे। तो इससे क्या था, एक जगह पर बांधने से जो गोबर होता था बेटा, गोबर का एक धूह बनता चला गया, और कहा जाता कि परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि आगे चल करके किन्हीं कारणों से उसको जला दिया गया होगा, तो एक टीले के रूप में उसका आकार बन गया होगा, और इस तरह से वो दबा प्रकृति के जो गोद में ऐसे वो सुरक्षित रहा कि वो बाद में भी जब उत्खनन कार्य हुआ तो टीले के रूप में उसको देखा गया। तो संगनकल्लू और पिकलीहल से राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बाकी बेटा आप देखेंगे ये जो प्लेस है, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र का ये प्लेस है, और यहां से तो एग्रीकल्चर का साक्ष्य आप तो देख ही रहे हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है भौगोलिक स्थिति। अच्छा, बुर्जहोम के बारे में बेटा बात करते हैं, तो यहां से कहा जाता है कि मानव कंकाल के साथ, मानव कंकाल के साथ, या मानव कंकाल, विशेष करके मानव के साथ आप लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मानव के साथ कुत्ते के दफन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा यहां से बेटा गर्तावास, गर्तावास, गड्ढे में बने घर, गड्ढे में बने घर के साक्ष्य। तो आप यहां पर देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होता है, ठीक है। अब मानव के साथ कुत्ते के दफन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एक मान्यता ये होती है कि ऐसा माना जाता था, आज भी कुत्तों को पालतू बनाया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो उस टाइम के लोग एक अंधविश्वास ही कहिए, उनका मानना होता है कि जब घर का मालिक या कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो उसके साथ कुत्ते को भी दफन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता उनके साथ भी रहेगा और वहां पर भी उनकी सुरक्षा करेगा। तो यहां पर आप इस बात को बारीकी समझिएगा कि कुत्ते को दफन करने के पीछे, इसका पीछे एक कारण यह भी कि इनका सुरक्षा का भाव, तो कहीं न कहीं इनका इस लोक से उस लोक में भी विश्वास था, और अंधविश्वासी भी ये लोग होते थे। गर्तावास यानी कि गड्ढे में बने घर, यानी कि एक अगर कहीं पर थोड़ा सा समतल मैदान दिखता था, पहाड़ों पर कोई समतल क्षेत्र दिखता था, तो उसमें वो गड्ढा बना करके और ऊपर से ढक देते थे और अंदर रहते थे। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है,
ठीक है। अब बेटा यहां से आप देखेंगे कि इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी परिचर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण काल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नवपाषाण काल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब बेटा इस काल में क्या है कि इस काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उससे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता आपकी परीक्षा में, बट इस काल के उपकरण भी मध्य पाषाण काल की ही तरह थे, लेकिन और थोड़ा सा सुसज्जित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से बनने लगे। लेकिन चूंकि धीरे धीरे आप सभ्यता के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का प्रारूप भी चेंज होता चला जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आइए बेटा हम बात करते हैं। पहला, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक द्वारा नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक द्वारा 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, जॉन लुबाक द्वारा 1865 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी पुस्तक है भाई? लिखिएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया। ठीक है, ये बेटा महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट बेटा, भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में, बेटा सब पॉइंट आउट करिएगा, कर्नाटक के लिंग शुगुर नामक स्थल से उपकरणों की खोज की। कर्नाटक के लिंग सुगुर नामक स्थल से उपकरणों की खोज की। तो बेटा यहां तक तो आपने जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो 2 हो गए। तीसरा पॉइंट चलिए बेटा, तीसरा पॉइंट आउट करिए। चोपनी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो से उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो से हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण, चोपनी मांडो से हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में बेटा प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नवपाषाण काल में मानव उपभोक्ता ही बना रहा, हालांकि कृषि में अधिशेष उत्पादन हो चुका था।
नवपाषाण काल में मानव उपभोक्ता ही बना रहा, हालांकि कृषि में अधिशेष यानी कि अधिशेष उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, हो चुका था। अगला पॉइंट, इस काल में मानव कपास की खेती करने लगा था। पांचवा पॉइंट, इस काल में मानव कपास की खेती करने लगा था। हालांकि ध्यान रखिएगा बेटा, हालांकि शब्द आ गया, इसका मतलब कि कुछ अलग है। हालांकि वस्त्र के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। कपास उत्पादन के बावजूद भी वस्त्र के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। हालांकि वस्त्र के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, मतलब बहुत नाम मात्र का, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले। फिर भी उतनूर से कपास निर्मित वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर भी उतनूर से कपास निर्मित वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास निर्मित वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट बेटा, 5 तक हम लोगों ने कर लिया। छठा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस काल में मानव चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। इस काल में मानव चाक से निर्मित, जो चाकी होता है ना, घुमा करके बनाया जाता है, चाक से निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते चले जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके अलावा अब देखिए यहां पर क्या है कि ये तो नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इसके बाद हम लोग पूरे स्टोन एज से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको बेटा पॉइंट आउट कर लें। यानी कि पूरे पाषाण काल से, अब जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सबसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पाषाण काल से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पाषाण काल से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पाषाण काल से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए, पहला पॉइंट, 8-10 पॉइंट हैं, आप लोग पॉइंट आउट कर लें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है ना, जो भारतीय पुरातत्व है वो किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक, ये याद रखना है बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसे इंदिरा गांधी, इसे बेटा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। कहां स्थित है? भोपाल। भोपाल भोपाल में स्थित है। ठीक है बेटा, कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया, ये 7 पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग बेटा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है। एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट बेटा, पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन। पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन, ये सब आपको बेटा याद करना है। त्रियुगीय विभाजन, ठीक है, त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया। जर्गेनसन थॉमसन ने किया। ये सब फैक्ट है बेटा, जो आपको याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, 6ठा पॉइंट, थक गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मध्य पाषाण काल में ही हड्डी से निर्मित उपकरण। मध्य पाषाण काल में ही हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण एवं आभूषण महदहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश
जो कि प्रतापगढ़ में है, से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है। महदहा उत्तर प्रदेश, ये महदहा कहां है बेटा? प्रतापगढ़ से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए 6 हो गया, 2-3 पॉइंट और। 7वां पॉइंट, महदहा के ही एक कब्र से, महदहा के ही एक कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। और 2 पॉइंट और है। भारत में मानव कंकाल के सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव कंकाल के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी कहां है भाई? मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं या प्राप्त हुआ है। और बेटा आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 7, 8, 9वां पॉइंट, ठीक है। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बेटा यहां तक आप देख पा रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोगों ने परिचर्चा की। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने आपको बताया। और बेटा अगर इतना आपको याद है और आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।